तो आज वेलकम है आपका हमारे इस स्टूडियो में, हमारे इस मीडिया हाउस में। और अभी अभी हम राजस्थान में एक इलेक्शन से गुज़रे हैं और इलेक्शन का जो भी रिज़ल्ट रहा वो आपके सामने है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी और सामने आई। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो आने वाला इलेक्शन है जो पूरे मुल्क को मुतासिर करेगा, तो उसमें भी क्या गणित बैठेगी और किस तरह से वो पलटी खाएगा, इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी इलेक्शंस के लिए जो हमने एक्सपेक्टेशंस की थी उसके अपोजिट बहुत सारी चीज़ें हुई। तो आप क्या समझते हैं इस सिलसिले में कि जो आने वाला इलेक्शन है वो कैसा होगा, क्या सिनेरियो होगा उसका? बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस पॉडकास्ट में शामिल करने के लिए। देखिए, 2024 का जो इलेक्शन है वो यकीनन इस मुल्क के लिए एक बहुत क्रूशियल इलेक्शन है, चूँकि 2014, 2019 और उसके बाद 2024 इस पूरी ट्रेजेक्ट्री को अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली इलेक्शन जो रियल टाइम इश्यूज़ है, पब्लिक के जो इश्यूज़ है, पीपल इश्यूज़ है, गवर्नेंस के जो मैटर है, उन चीज़ों से हटते हुए इसकी ट्रेजेक्ट्री बाय एंड लार्ज कम्युनल पोलराइजेशन की तरफ शिफ्ट की गई। और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज, बिलखुसूस जो रूलिंग पार्टी है, उसको अपना बेनिफिट नज़र आता, पॉलिटिकल बेनिफिट नज़र आता पोलराइजेशन के ज़रिए से। लेकिन इसके चलते बहुत से रियल टाइम इश्यूज़ जो है कंट्री के, वो सबसाइड हो जाते हैं, वो दब जाते हैं। वो एजुकेशन का मसला ले लीजिए आप, एम्प्लॉयमेंट का मसला ले लीजिए आप, जस्टिस का मैटर ले लीजिए आप, जिस तरीके से लेजिस्लेशन और बिल्स पास किए जा रहे हैं वो सारे मैटर्स ले लीजिए आप, अपोजिशन को पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया गया। तो उस हैसियत से देखा जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ नेशन के लिए ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस इलेक्शन में अगर यही ट्रेंड चलता रहेगा तो इस मुल्क की जो स्टेबिलिटी है, जो सालिमियत है, और इस मुल्क के जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस है, जो इसके पूरे गवर्नेंस मैकेनिज्म को रन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बने हुए डेमोक्रेसी के बेसिक इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं, बेसिक टेनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी है, जो अदलिया है, लेजिस्लेशन है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, ओवरऑल मीडिया का जो फंक्शनिंग है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें एक बहुत क्रूशियल जंक्चर पर ठहरी हुई है। हाल ही में जो इंतखाबात हुए, यकीनन उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। वो जिस तरीके से प्रिडिक्शंस थे कि भाई उसमें ख़ास तौर पे उन हिंदी रियासतों के जो 3 स्टेट्स है, उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 इलाक़ों में ये एक्सपेक्टेशन था कि वहाँ पे जो आउटकम आया है इलेक्शन का, वो आउटकम उस तरीके से नहीं रहेगा। तो सारे ट्रेंड्स भी यही बता रहे थे, सारे साइकोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी यही डिस्कशन कर रहे थे कि इस तरीके का नहीं। लेकिन ये इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है, परिणाम तो हमारे सामने मौजूद है। और जो होप्स कर्नाटका के इलेक्शन के बाद बिल्ड हुए थे, ख़ास तौर से कि जो फाइट 50-50 पर चल रही थी कि भाई इनका रिपीट हो जाना या अपोजिशन फिर से मजबूत होकर एक नई सरकार बनाना, ये एक अच्छा सा फाइट जो है बिल्टअप हो गया था। वो जाकर जो है यकीनन राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के बाद वो चीज़ें, लेकिन इसमें कहीं हमें एक चीज़ नहीं दिखती क्या कि जब हम कर्नाटक के इलेक्शन देखें तो वहाँ पर तमाम जो मुल्क की अमन पसंद तंजीमें और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने मिलकर बाकायदा पूरे एक स्ट्रेटजी के तहत इस पर काम किया और उसका रिज़ल्ट भी आया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को मुतासिर भी किया और वोटिंग बढ़ी भी, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ी। क्या इस 2024 के इस 3 स्टेट्स में अगर हम देखें तो ये कोशिश तो हुई, लेकिन शायद ये कोशिश कम रही, तो जिसकी वजह से हमारे पास कम्युनल फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हावी हो गई? क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, कर्नाटका के अंदर जो चीज़ें हुई हैं, यकीनन वो बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट रहा है। सिविल सोसाइटी का जो एंगेजमेंट था और वोटर्स का जो डिसीजन था वो बहुत शार्प डिसीजन था, जो बहुत स्लाइट मार्जिन्स पे भी वहाँ पे जो कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई है, बहुत स्लाइट मार्जिन्स पे भी कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया। आप इन स्टेट्स का हिंदी बेल्ट के ख़ास तौर से देखेंगे तो इसमें बहुत से मल्टी फैक्टर चीज़ें इफ़ेक्ट करी है। नैरेटिव के लेवल पर कई चीज़ें हैं जो मिस आउट हुई है, जिस सिलसिले में जो है यानी कांग्रेस और दूसरी जो रीजनल पार्टीज है, इन लोगों को सीरियसली सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द पार्टीज, आप अलायंसेस बिल्ड कर रहे हैं, उन अलायंसेस के दरमियान अगर सीट शेयरिंग प्रॉपर नहीं होती है,
वो एक बड़ा फैक्टर है जो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करता है, डिसीजन को शार्प नहीं करता है, तो उसमें भी मसाइल रहे हैं। तीसरी चीज़ जो पार्टी का ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए नीचे, किसी इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए या उसे आप फेस करने के लिए आपका नैरेटिव जहाँ पे काम करता है वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर भी काम करता है कि भाई आप बूथ लेवल पर क्या आपके प्रॉपर यानी कैंडिडेट्स उसको मॉनिटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं वोटिंग मशीन्स के साथ या वोटर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है, इसका असेसमेंट कैसे होगा। तो मध्य प्रदेश में भी वो चीज़ें देखने मिलती और यहाँ पे भी वो देखने मिलती। छत्तीसगढ़ का माहौल एक अलग था कि हम जो चीज़ ये लोग कांग्रेस से ख़ास तौर से प्रिडिक्ट कर रहे थे कि भाई आदिवासी वोट है, बड़ी तादाद में मिल जाएगा, लेकिन वो जो पूरा आदिवासी डिस्कोर्स है उसमें कहाँ मिसप्लेस हो गए हैं उन चीज़ों को। तो ये हिंदी रीजन के अंदर ख़ास तौर से इन फैक्टर्स को मिस आउट करे बगैर आगे का इलेक्शन फेस करना बहुत चैलेंजिंग है। और पॉलराइजेशन जिस लेवल का है उस लेवल पे ये चीज़ों को ख़ास तौर से बहुत कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कर्नाटका का मामला डिफरेंट था, तेलंगाना का मामला डिफरेंट था, साउथ इंडियन स्टेट से फार डिफरेंस है। पॉलराइजेशन जो जिस लैंग्वेज में कुक होता है वो वहाँ पहुँचने तक टाइम लग जाता है, या वो जब ट्रांसलेट होता है तो वो इंटेंसिटी उसकी बाकी नहीं रहती। लेकिन हिंदी हार्टलाइन रीजन में तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट है। तो यहाँ पे आने वाले इलेक्शन में चैलेंजेस तो ज़रूर है लेकिन प्रॉस्पेक्ट्स भी है। एंटी इनकम्बेंसी ह्यूज है गवर्नमेंट के तय। एक चीज़ यहाँ बहुत देखने को मिली, शायद जैसा मैं सोचता हूँ कि एक तरफ तो जो कम्युनल पोलराइजेशन हुआ वो हुआ ही हुआ, लेकिन यहाँ के अगर कांग्रेस की बात करें हम तो वो इस जोन में रहेगी हमें तो जीतना ही है, और उसने सिविल सोसाइटी के साथ एंगेजमेंट नहीं किया। इवन ये कि यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोगों की शिकायत रही है कि जब सीएम के साथ हम मिलने गए तो उन्होंने टाइम नहीं दिया, उन्होंने इश्यूज़ पर बात नहीं करी, उन्होंने चीज़ों को इलेक्शन के दौर में भी टेकअप करने की कोशिश नहीं करी। और इवन ये कि वो उन्हीं चीज़ों को देखते रहे जो सिर्फ उनके आसपास के लोग हैं वो। तो सोशल जो एंगेजमेंट था और जो सोसाइटी की दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको ना सुना इन्होंने और ना उनको एंगेज किया। तो वो जो एक मिला जुला एफर्ट होना चाहिए था नीचे लेवल तक, शायद वो एक फैक्टर भी यहाँ पे काम किया है। एक चीज़ तो दूसरी जो हम अभी जो गुफ्तगू कर रहे थे, लाइक साहब ने भी जैसे बात की और कर्नाटक का जैसा हमारे सामने मामला आया, एक बात हमको ये भी समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के दो हिस्सों में बहुत सारी चीज़ें डिफर करती हैं। हाँ, साउथ अलग हमारा है, जो हमारा जो यानी नॉर्थ इंडिया का मिजाज जो है और साउथ इंडिया के मिजाज में भी बहुत फ़र्क है जी। कर्नाटका में इलेक्शन के वक्त में भी इश्यूज तो उन लोगों ने ऐसे पैदा करने की कोशिश की कि जो पोलराइज कर ले, जैसे कि ये हिजाब का इशू है, और जैसे वहाँ पर वो जो कत्ल हो गया वो एक इशू था, और इस तरह की चीज़ें वहाँ भी करने की कोशिश तो हुई हैं। लेकिन ओवरऑल पूरे साउथ में ये पीपल मेंटालिटी जो है ना बिल्कुल एक अलग तरह की है और नॉर्थ की बिल्कुल अलग तरह की है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो अलग हो रहा है तो वहाँ पर क्या है कि देखिए आप कर्नाटका देखिए या तेलंगाना देखिए, आप तमिलनाडु देखिए, फिर इस तरफ जरा सा हटके जाते हैं तो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, वो सारी चीज़ों में बिहार का थोड़ा सा अलग भी रखें तो भी ये जो साउथ की स्टेट हैं, केरला है, तो वहाँ पर इतना पोलराइजेशन करने के बावजूद भी वहाँ की जो पब्लिक है वो वहाँ के पब्लिक का एक मिजाज अलग है, और डेवलपमेंट के इश्यूज पर ज़्यादा डेवलपमेंट के इश्यूज को भी वो देखते हैं। देखिए जब 2014 का इलेक्शन आया था तो 2014 के इलेक्शन पर इन लोगों ने सबसे ज़्यादा कोशिश वो की थी कि कैसे ये फेल हुए हैं 10 साल में, और उन्होंने 10 साल में जो फेल और उनकी जो चीज़ें थी उसको ही ज़्यादा उभारा लाया था। वो कुछ चीज़ें पोलराइज करने वाली भी, लेकिन इसी को सबसे बड़ा वो बनाया। लेकिन इसके बाद वो सारी उनके जो दावे थे वो सबका विकास, सबका विश्वास, क्या है वो सबका साथ, तो वो सब तो उन्होंने बातें कही, लेकिन असल में मौका आने पर उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें हमको कुछ बहुत बड़ा फायदा करने वाली नहीं है, क्योंकि और सही बात तो ये कि फैल है जी, सिस्टम पूरी फैल है। लेकिन यहाँ पर फिर उनको सबसे के बगैर इसको पोलराइज किया, जैसे आजकल जो हो रहा है राम मंदिर के नाम पर जिस तरह के यानी पोलराइजेशन है पूरा, यानी यहाँ तक कि अब तो हमारे
यानी हमारे मुल्क का एक अच्छे खासे लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट हो गया, पॉलिटिकल एफर्ट हो गया, स्टंट हो गया पूरा, और इसको वही पूरा हो रहा है। यानी इसमें कोई यानी मजहबी कोई चीज नहीं है, जबकि मंदिर अभी कंप्लीट हुआ भी नहीं है, तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो असल में ये चीज जो है कि एक तो ये है कि साउथ की जरा सा अलग वो मिजाज है, सारी चीजें अलग हैं। नॉर्थ की सारी चीजें थोड़ी सी मिजाज के तौर पर भी अलग हैं। तो यहाँ पर ये इश्यू ही नहीं बन रहे हैं, जबकि जो हमारे लेक साहब ने कहे हैं वो सारे इश्यू तो अभी भी वैसे ही हैं। कोई एक चीज़ सॉल्व नहीं हुई है। अगर ये कहते भी हैं तो 2014 से लेकर अब तक में कोई ऐसी चीज़ हुई ही नहीं कि जिसको हम ये कह सकें कि अच्छा कोई यानी कोई बड़ा काम हुआ है। डेवलपमेंट के नाम से कहें या लोगों की सहूलतों के नाम से कहें या और चीज़ें जो भी हो सकती हैं, या पॉलिसीज के एतबार से भी हम कहें। अब आपकी पोजीशन तो अब ये हो गई है कि आपको कुछ बिल पास करने हैं, इसके लिए इतनी बड़ी तादाद में आप एमपीज को बाहर कर रहे हैं, डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, और फिर उसके बाद इसका फायदा उठाकर आप ये कर रहे हैं। तो आप में वो ताकत नहीं है, जबकि इतनी बड़ी यानी मेजोरिटी के साथ आप बैठे हुए हैं, इसके बाद भी आपको वो एतमाद, आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम ये सब अपने जोर पर, अपनी ताकत पर करवा लेंगे, जैसे डेमोक्रेसी में होता है। हाँ, जैसे डेमोक्रेसी में होता है। जैसे कहा गया कि आने वाला जो इलेक्शन है तो वो तो बहुत यानी चैलेंजिंग है पूरे हिंदुस्तान के लिए। इसमें एक चीज़ नहीं लगती है कि जो अपोजिशन है वो बहुत कमज़ोर हो गया। अपोजिशन ने इंडिया बनाया, एक अलायंस बनाया, उस अलायंस में राहुल गांधी ने पूरे मुल्क का दौरा करके और एक हवा पैदा करी, उससे भी कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। अब जो 2024 का इलेक्शन है, चूँकि वो नॉर्थ और साउथ और ईस्ट वेस्ट सबको सामने रख कर है, पूरा इंडिया मुतासिर होगा उससे, तो अपोजिशन का और ख़ास करके नेशनल अपोजिशन का, स्टेट्स को छोड़ के, वो बड़ा रोल है इसमें। तो कहाँ लगता है कि अभी जो अपोजिशन हमारा है वो इतना मजबूत है कि इस नैरेटिव को तोड़कर, इस फ़िरका परस्ती के, और एक अच्छा नैरेटिव बिल्ड कर पाएगा और उसको मुतासिर कर पाएगा? देखिए, मुझे तो लगता है, लेक साहब तो इस पर बात करेंगे, मुझे तो लगता है कि एक तो सबसे बड़ा मसला जो है कि हमारे मुल्क में नेशनल लेवल की पार्टीज तो दो ही हैं जी, कांग्रेस, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है ना। बाकी की जितनी पार्टीज हैं वो रीजनल पार्टीज हैं। अब रीजन और कांग्रेस वैसे भी कमज़ोर तो हुई है, और इसका पूरा यानी मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें कमज़ोर है, नीचे तक बूथ लेवल तक वो कमज़ोर है। तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो रीजनल पार्टीज होती हैं उनको सबसे ज़्यादा चिंता जो होती है ना, वो अपने रीजन में बने रहने की होती है। जी जी, वो नेशनल पार्टी के बनने की ख्वाहिश भी नहीं करते हैं। आप एसपी को देखिए या ममता को देखिए या हाँ, उनको नेशनल लेवल पे कोई सीट तो मिलने से रही। हाँ, और उनको ऐसा भी नहीं है कि नेशनल पार्टी बन भी जाएंगे, तो उनको तो अपने स्टेट को मजबूत करना है, बचाना है। अब अपने स्टेट को बचाना है तो इसमें वो किसी का इंटरफियर नहीं चाहते हैं। सही बात है। और दूसरी तरफ हमारी ये पार्टी जो है कांग्रेस, वो इतनी एरोगेंट है कि वो किसी के लिए स्पेस ही नहीं दे रही है, किसी को स्पेस नहीं दे रही है, वो ये समझती है कि हम सब कर सकते हैं। जी, सही है। नहीं, वही बातें हैं तो शफीमुद्दीन साहब ने बताया, बहुत करेक्ट असेसमेंट है वो, कि रीजनल पार्टीज़ के अपने डिज़ायर्स है, अपने एस्पिरेशंस है, तो उनको कंटेन किए बगैर कोई भी नेशनल पार्टी सस्टेन नहीं कर पाएगी, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ग्लो नहीं कर पाएगी। देखिए, कांग्रेस के अंदर भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। वो क्राइसिस ओल्ड एंड न्यू गार्ड्स का क्राइसिस है। वो क्राइसिस के ही नतीजे में ये लोग मध्य प्रदेश स्लिप कर गए। अगर वो पार्टी के अंदर खुद लीडरशिप प्रॉपर होती, अगर वो चीज़ों को कंटेन कर लेते, तो मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट नहीं था कि जो हाथ से चले जाए। थोड़ा सा एफर्ट आखिरी 2 महीने भी अगर ये प्रॉपर लगा लेते तो एंटी इनकम्बेंसी इतनी ह्यूज थी। राजस्थान खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो बहुत ज़्यादा इंटरनल क्राइसिस है। लेकिन अब देखिए, चीज़ें इतना आसान नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है सीट शेयरिंग के मामले में जो है वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। इट्स नॉट सो ईजी, इतना आसान नहीं है, लेकिन स्टिल एफर्ट जारी है, हम लोग उसके लिए होपफुल है।
मगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ग्राउंड पे फंक्शन करना है तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स उसको नज़र में रखना पड़ेगा। सबसे पहला एस्पेक्ट, वो क्या नैरेटिव लेकर सामने लोगों के जाती है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसका नैरेटिव क्या है, कितना फर्म है वो, कितने कमिटेड है। आप हार्ड हिंदुत्व की जगह सॉफ्ट हिंदुत्व का प्ले कर कर जो है कोई नया काम ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं। आप एक सेक्युलर पार्टी है तो सेक्युलर अपने होने के क्रेडेंशियल को बरकरार रखना, उसको हर महाज पे रिफ्लेक्ट करना, एवरी डायमेंशन पे वो रिफ्लेक्ट हो कि आप एक सेक्युलर पार्टी है, लोगों को साथ लेकर कर चलने वाली है, सारे कम्युनिटीज़ को इक्वली जो है अपॉर्चुनिटीज़ देने वाली है। वो सब चीज़ें फैक्टर्स ज़मीन पर नज़र आना है, सिर्फ बातों में नहीं। दूसरा है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। तो पहला तो नैरेटिव हो गया, लेकिन नैरेटिव से पूरा इलेक्शन नहीं चला जाएगा। ये दौर में इलेक्शन बिलखुसूस 2014 और 19 के बाद का इलेक्शन 24/7 का इलेक्शन हो गया है। दिनों रात पूरी रूलिंग पार्टी सिर्फ उसका काम एक ही है कि वो इलेक्शन कैंपेन कर रही है। एक जगह वो इलेक्शन ख़त्म नहीं होता, दूसरी जगह वो पहुंच जाते। 5 स्टेट्स का इलेक्शन ख़त्म नहीं हो गया, बंगाल का जो है प्रोसेस में चले गए। तो जब पूरे पॉलिटिकल माहौल ऐसा बन गया कि वो रिसोर्सेस इतने ज़्यादा हो गए कि वो 24/7 अपनी पूरी एनर्जी इलेक्शन में झोंक रही है, तो ऑब्वियसली गवर्नेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। गवर्नेंस पे फोकस नहीं रहेगा, तब एजुकेशन के भी मसले होंगे, लीगल इश्यूज भी आ जाएंगे, तब क्राइम्स भी बढ़ेंगे, तब अनएम्प्लॉयमेंट के भी इशू आएंगे, सब राइज होगा। तो ऑर्गेनाइजेशनली अगर ये मजबूत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनली बूथ लेवल पर नीचे ग्राउंड पर ये मजबूत नहीं है, तो फिर ये इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, किसी भी स्टेट में इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तीसरी जो चीज़ चाहिए वो असर्टिव लीडरशिप चाहिए। ग्रास रूट से लेकर टॉप तक असर्टिव लीडरशिप है। अगर असर्ट कर रही है वो अपने पोजीशन को, तो लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, लोग एतमाद करेंगे कि हाँ भाई चलो ये लीडर है हमारा, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, कोई ऐसा अपोजिशन में ऐसा कोई फेस नज़र नहीं आ रहा, जैसे बीजेपी ने पूरे मोदी के फेस को एक इतना हाईलाइट करके उसके उम्मीदें बांधने की, साहब यही सारी चीज़ों का तो नेशनल लेवल का कोई फेस ही नहीं बन सकता है ना। तो उसमें हमको ये भी समझना पड़ेगा कि देखिए अपोजिशन में फेस नहीं बनने की एक बड़ी वजह परसेप्शन ऑफ मीडिया भी है। तो जहाँ पे रूलिंग पार्टी पूरी तरीके से मीडिया को अपना होस्टेज करके रखी हुई है, ये रगमाल बना के रखी हुई है, और वो जिस तरीके से चाहती है मीडिया में उस तरीके से स्टोरी फॉल्स की बुनियाद पे कुक कर लेती है। तो फिर अपोजिशन के अंदर कितनी ही लीडरशिप उठ जाए, वो उनको उभर कर आने नहीं देंगी, उनको उनके अलाइनमेंट को जो है वो प्रोजेक्ट होने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर इख्तलाफात नहीं है, शदीद तरीन इख्तलाफात। बीजेपी के अलायंसेस जो है एनडीए के अंदर, उसमें शदीद तरीन इख्तलाफात। बीजेपी साबिक़ में जिन लोगों के साथ रही वो सबसे ज़्यादा मिसट्रस्ट, वो आज ट्रस्ट करने के लिए आगे नहीं है। तो इनके पास उससे ज़्यादा फॉल्ट लाइन्स है। लेकिन मीडिया परसेप्शन एक होता है, तो मीडिया ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे। वो इस वजह से कि मीडिया पूरा कॉरपोरेट फंडेड मीडिया है, और कॉरपोरेट को इस किस्म की लीडरशिप चाहिए जो ऑटोक्रेटिक हो, जो मोनोपोली अपने हाथ में रखती हो पूरी तरीके से, हाँ, उसको फ़ायदा पहुँचाए पूरे पॉलिसीज से, बड़े मजबूती के साथ जो है फैसले करने वाली हो ताकि कॉरपोरेट के इंटरेस्ट सर्व। तो ये चैलेंज तो है ज़रूर, लेकिन स्टिल होप्स उतने ही इक्वल बाकी है कि अपोजिशन के अलाइनमेंट वो वक्त के गुजरते हुए अगर बैठ जाए, वो अगर आपस में चीज़ों को फोरकास्ट करके अगर वक्ती तौर पर कुछ चीज़ों को नेगोशिएट कर ले प्रॉपरली, तो फिर हो सकता है कि 24 के इलेक्शन में इतना आसान भी नहीं है। जो एक मिथ ये लोगों ने बना के रखी है कि बीजेपी इज़ अनडिफीटेबल, हाँ, एक फॉल्स है, यानी बहुत बड़ा फॉल्स है। अनडिफीटेबल नहीं है ऐसा, मतलब डिफीटेबल है, इजीली डिफीटेबल है। तेलंगाना में आप कंटेस्ट ही नहीं कर पाए प्रॉपरली, कर्नाटका के अंदर आप वोट रखकर भी आउट हो गए, यानी परसेंटेज ऑफ वोट आप मेंटेन करते हुए भी आप गवर्नेंस नहीं बना पाए। दूसरे 5-6 रियासतों में तो ऐसी है पिछली 5 साल की तारीख जिसमें आप पूरी जोड़ तोड़ की सरकार बना दी है, ब्रोकरी करे हैं आप लोगों के साथ जाके, जो है रातों रात लोगों को खरीदना और उसके ज़रिए से सरकारों को गिराना, सरकारें बनाना, ये सब। तो पूरा फॉल्स की बुनियाद पे जब एक चीज़ें बिल्टअप हो जाती है तो वो एट दी एंड वो इतना सस्टेन नहीं कर पाएगी। एक चीज़ बीच में ज़रा सा इशू उठा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो एक इलेक्शन पूरे मुल्क में एक टाइम में एक इस यूनिफॉर्मिटी के साथ में अगर होता है, तो उसको हम किस रूप में देख सकते हैं कि क्या वाक़ईतन उससे हमें कोई फ़ायदा मिलने वाला था या नहीं मिलने वाला था? कि बीजेपी तो सोचती थी कि शायद उससे फ़ायदा मिलेगा इनको, लेकिन दूसरी जो पार्टीज़ थी उनको लगता था कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको किस रूप में देखते हैं? अगर होता है तो ये फ़ायदेमंद है या नहीं है? एक बात तो इससे जुड़ी हुई एक दूसरी बात और है, और वो है बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाने वाली EVM का जो एक इशू है, वो उसमें हम ये देखते हैं कि बीजेपी उसको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ला रही है, लेकिन अपोजिशन उसको काट करने में
और उसको एक तरीके से बैलेट पेपर पर करवाने में नाकाम सी नज़र आ रही है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखें तो शायद कोशिश ही नहीं कर रही है। है। इसमेन तो ये जैसे आपने कहा ईवीएम के सिलसिले में जी, तो इसमें तो नॉन पॉलिटिकल एनजीओज जितनी कोशिशें कर रही हैं और जितना यानी उसको इश्यूज को जो उठा रही है, टेकअप कर रही है, इतना तो कोई ऑपोजिशन को भी जैसे इसमें कोई इंटरेस्ट हो ऐसा लग नहीं रहा है। पहली बार यानी थोड़ा सा एमपी वालों ने इस पर यानी कोई गुफ्तगू की है ऐसा लग रहा है। जी जी। ईवीएम तो असल में तो वो कांग्रेस की ही देन है बेसिकली। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करना और इससे क्या फ़ायदा उठाना, उनको आया नहीं आया वो जाने, क्या हुआ जो कुछ भी हुआ है। तो ये इश्यू तो है और पूरी दुनिया में बैलेट पेपर से हो रहा है, तो यहाँ होना चाहिए। अगर इतना यानी इसके खिलाफ बात हो रही है तो ईवीएम के बगैर भी एक्सपेरिमेंट अब फिर से होना चाहिए, हमारा तो ये ख्याल है। बस दूसरे ममालिक में ऐसा हो भी रहा है, अब दूसरे खास करके हमारे जर्मन वगैरह, ये अमेरिका है, ये सब जगह है वो बैलेट पेपर को ही प्रीफर करते हैं। वो ये इस बात की है कि शायद उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपसी इख्तलाफात के बावजूद भी मुल्क को लेकर ट्रांसपेरेंसी है। यकीनन दो जो पहलू आपने उठाए हैं कि एक तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात, तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। एक मुल्क के अंदर एक ही वक्त में सारे स्टेट्स, म्यूनसिपैलिटीज़ और सेंट्रल ये सारे इलेक्शन एक साथ हो जाए, लेकिन अगर उसे कर भी डाला जाए तब भी स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियाद है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ लेकर जाता है, जो स्टेट के फेडरल नेचर को ख़त्म करेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और राज्यसभा का जो यानी कॉन्स्टिट्यूशनली उसका जो पोजीशन है उसको डाइल्यूट कर देगा। एमपीज़ जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होकर आ रहे हैं वो सिर्फ इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में जाके उनको तकरीर करना या कोई लेजिस्लेशन बनाना नहीं है, बल्कि वो रिवर्स अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। तो जब आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चले जाएंगे तो वो अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, वो सिर्फ एक ख़ास फ़र्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, और वो जो कैंडिडेट इलेक्ट होकर आ रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल ख़त्म हो जाएगी। वो इसलिए ख़त्म हो जाएगी कि जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे तो सारा इलेक्शन एक परसेप्शन की बुनियाद पर हो जाएगा। लोकल इशूज़ सबसाइड होंगे, लोकल इशूज़ जो है वो डिस्कशन का मौजू नहीं बनेंगे। तो ये सारे चीज़ें, एक तो फेडरल स्ट्रक्चर जो है इंडिया का, वो फेडरल स्ट्रक्चर ये है कि ये कई नेशंस का नेशन है, छोटे छोटे रियासतें और स्टेट्स मिलकर ही एक नेशन बना है, और उसके अंदर वो जो डाइवर्सिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको प्रोटेक्ट किया है। प्रोटेक्ट ही नहीं किया है बल्कि उसको इख्तियारात भी दिए हैं, बाख्तियार भी बनाया है स्टेट को। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त में जो संघीय व्यवस्था थी वो रखी इसलिए गई थी कि हमारा जो डेमोक्रेसी भी मजबूत हो, बिल्कुल, और जो डिसेंट्रलाइजेशन हो, और उसके साथ साथ जो है वो फिजिबिलिटी मकाम की बनी रहे। वहाँ यहाँ फिजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो वो बहुत से कॉम्प्लेक्सिटीज़ पैदा होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क नहीं है, बल्कि ये स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डाइल्यूट करेगा, फेडरल स्ट्रक्चर को ख़त्म करेगा, डेमोक्रेसी को डाइल्यूट कर देगा ये। तो इस तरीके से ये इस कंट्री का जो फाउंडेशंस है, उसके जो इंटरेस्ट है, उसके बरखिलाफ़ है, उसके सख्त खिलाफ। तो ये किसी हाल में इस मुल्क के लिए जो है वो फेवरेबल नहीं है। अब जो पैटर्न ऑफ इलेक्शन है वो ज़्यादा बेटर है वन नेशन वन इलेक्शन की। दूसरी चीज़ ईवीएम की जो बात है, देखिए इलेक्शन होने के बाद, वोट काउंट होने के बाद ईवीएम का इशू उठाना ये एक कमज़ोरी की अलामत है। ये कोई भी पार्टी अगर उठाती है कि भाई ईवीएम में फ्रॉड हुआ, ईवीएम कंसिस्टेंट इलेक्शन हो रहे हैं, आपको मालूम है टेक्नोलॉजी के क्या फ्लॉस होते हैं, एल्गोरिदम्स कैसे लिखे जाते हैं, एल्गोरिदम्स को कैसे टैम्पर किया जाता है, कैसे उसको डैमेज किया जाता है, कैसे उसमें यानी उसमें ऑप्शंस फीड किए जाते हैं जो एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली उसको जनरेट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन जब अपोजिशन का भी मसला ये है कि जब उनके स्टेट में इलेक्शन होगा तो ईवीएम मौजूद नहीं रहेगा। तो आपको भी पता है कि ईवीएम में जो फॉल्स है आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। तो अल्टीमेटली ये सिटीज़न का लॉस है,
जो अवाम है, वो अवाम का जो वोट है वो चुराया जा रहा है, वो चोरी हो रहा है। बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई है। तो इस मुल्क में ईवीएम की जगह बैलेट आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। बैलेट के ज़रिए से आप उन चीज़ों को रेक्टिफाई करिए, वरना ईवीएम के सिलसिले में जितने कुछ एक्सपर्ट्स की राय है वो यही है कि टेक्नोलॉजिकली इसमें मिसचीफ किया जा सकता है। लोग कर रहे हैं इसमें मिसचीफ। ट्रायल वोट के नाम पे फ्रॉड चल रहा है पूरा इलेक्शन बैलेट के अंदर, यानी वोटिंग डे के अंदर पूरा एक फ्रॉड चलाया जाता है, पूरा उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें सस्पिशियस जो डेवलप हो रही हैं, इसके ख़िलाफ़ अगर अपोजिशन मजबूत मूवमेंट चलाए, और अगर किसी स्टेट में इनको लगता है कि भाई इस इलेक्शन में हम ईवीएम की जगह ईवीएम से नहीं बैलेट से ही पार्टिसिपेट होंगे, तो बाइकाट करिए आप। अपोजिशन पोजीशन लेके इलेक्शन को ही वो करे, यानी यूनाइटेडली वो करे। इलेक्शन करा ही नहीं सकते आप अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको प्रॉपर्ली कंटेस्ट नहीं करेगी। तो ऐसा कोई मोमेंटम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बिल्डअप होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो ईवीएम तो कहीं ना कहीं उनकी भी नीयत लगती है कि खराब है। नीयत खराब के अलावा उनको भी अगर उसको खत्म वेस्टेड कर देंगे इंटरेस्ट तो नजर आते हैं उसमें सीधा। तो जब उनका मामला सेट नहीं होता तो आप आवाज़ उठाएंगे, जब मामला सेट हो गया तो आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो ये ऐसा मामला नहीं चलेगा। अचानक से इतनी सारी ईवीएम अगर इलेक्शन कमीशन वापस लौटाता है कि भाई इसके अंदर मिसचीफ किया जा सकता है, किया जा रहा था, या इसके पॉसिबिलिटीज़ है और इसको हम वापस भेज रहे हैं ताकि नए मशीन्स कन्वर्ट होकर आए, तो इसका मतलब ये है कि प्रीवियस इलेक्शन आपने उस मशीन पर कराया वो उसमें मिसचीफ हुआ है। अब ये सारी चीज़ें तो हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो जैसे चाहे ऐसे होता ही है। लेकिन ये जो बात है वो भी है ना कि भाई राजस्थान में, एमपी में तो ये सवाल खड़ा होता है, कर्नाटका में, तेलंगाना में, वेस्ट बंगाल में ये सवाल नहीं खड़ा होता है। तो बेसिकली जो लईक साहब कहते हैं ना कि ये मसला यानी हमारे पूरी सिस्टम का है। पॉलिटिकल पार्टियों को तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क, यानी वो अपना फ़ायदा उठाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन नुकसान सबसे बड़ा है। जैसे कि ये वोट की चोरी है, ये जो है ना वो बहुत बड़ा हुआ है कि यानी मैं अपना वोट जिसको देकर आया, मुझे यकीन नहीं है कि मेरा वोट उसको कास्ट हुआ है, वो कास्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो और इसका फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं। मजबूत पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा उठा लेती है, वो अलग बात है, लेकिन उठाती हर कोई है। लेकिन ये यानी हमारे यानी मुल्क के हित में नहीं है, ये इसको बदलना चाहिए। अच्छा, इसके अगर हम थोड़ा सा इसको कंक्लूड करते हुए आगे बढ़ें, तो इस वक्त हम देखते हैं कि जो मुल्क के ऐसे मुद्दे हैं जिसकी बुनियाद पे कोई मुल्क होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर हम देखें तो इस वक्त अभी डॉलर के मुकाबले में हम लोग बहुत नीचे इस वक्त आ गए। इस 10 साल के अंदर हंगर इंडेक्स के अंदर हम लोग बहुत नीचे आ गए हैं। इवन ये कि हमारी इकोनॉमी भूटान से भी नीचे इस वक्त चली गई, जो भूटान सबसे कमज़ोर इस वक्त समझा जाता था। कॉन्स्टिट्यूशंस के जो पैरामीटर्स के अगर हम देखें तो उसमें जो लीगल हमारी जो वो थी इंस्टीट्यूशन था, उसकी जो स्टेबिलिटी थी, उस पर सवाल उठने लगे हैं कि फ़ैसले जो है पहले से रेडीमेड होते हैं और उनको करवाया जा रहा है। इसी तरह से आप सिक्योरिटी का मसला देखेंगे तो वुमेन सिक्योरिटी, बच्चे एक यानी कितनी अभी जो स्टैटिस्टिक आई थी उसमें कितने 13 लाख महिलाएं गायब हैं जिनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ गई, बच्चियां और ये सब, ये काला बाजारी इस कदर बढ़ गई। ये इश्यूज़ कहीं नज़र नहीं आ रहे ना पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ। अगर हम ये देखें कि हम एक ज़िम्मेदार नागरिक की हैसियत से अब आने वाले इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई मैनिफेस्टो बनाकर दें, तो हमारा मैनिफेस्टो क्या हो जो हम इस मुल्क के फेवर में बताएं लोगों को कि ये होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, इसमें जो आपने इश्यूज़ गिनवाया वो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है, और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इश्यूज़ को लेकर, ख़ासतौर से अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इश्यूज़ को लेकर आगे तो बढ़ रही है। लेकिन सिटीज़न के यही डिमांड रहेंगे कि भाई उसको एम्प्लॉयमेंट फ़राहम किया जाए, सिक्योरिटी का जो क्राइसिस है उसको इंश्योर किया जाए, सिक्योरिटी दे। सिस्टम के अंदर जो फ्लॉस है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो फ्लॉस है, पुलिस रिफॉर्म की जो बात एक लंबे अरसे से की जा रही है कि भाई शानदार पुलिस स्टेशन बना दो, उसमें बहुत अल्ट्रा किस्म का जो है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़ कर दो, तो ये आपका डेवलपमेंट और रिफॉर्म हो गया। तो ये मटेरियलिस्टिक जो रिफॉर्म है ये बज़ाहिर ज़ाहिरी तौर पे रिफॉर्म है, लेकिन पुलिस की असल ड्यूटी वो लॉ इन्फोर्समेंट की है। वो लॉ को यानी बरकरार रखे, उसको इन ऑर्डर रखे, ये उसकी ड्यूटी है। तो उसको अगर वो निभा नहीं पा रही है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी उनसे बनती है।
तो आप रिफॉर्म करिए पुलिस के अंदर, जो पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन में हैं और जो आवाम से अपना यानी वोट लेना चाहती है, वो एश्योरेंस दे लोगों को कि भाई हम आएंगे तो पुलिस रिफॉर्म करेंगे, हम आएंगे तो जुडिशल रिफॉर्म करेंगे। बरसों लोग जो है जेलों में पड़े हुए रहते हैं, उनके ट्रायल्स दर ट्रायल्स चलते रहते हैं, कोई उनके ऊपर जो है चार्जेस आप वो नहीं कर पाते, साबित नहीं कर पाते, लेकिन ट्रायल्स चल रहे हैं, एक बड़े अरसे के बाद उनको बरी कर देते हैं, उनका पूरा कैरियर लॉस कर देते हैं। तो जुडिशरी की जो अकाउंटेबिलिटी है आपको वो करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो फ्लॉस है उसको करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट की क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आप खोल सकते हैं वो बताना पड़ेगा। यानी पूरे इलेक्शन का जो सेंट्रल आइडिया होना चाहिए वो सिटीज़न है, प्रो पीपल एजेंडा आप अगर बनाकर चलते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें डिलीवरेबल है, इन चीज़ों को आप डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप फिर इनको रिप्लेस करके आप आएंगे, आप बैठेंगे और चीज़ें स्टेटस को में चलेंगी, तो फिर वही ड्रैकोनियन लॉस वैसे ही तब भी चलते थे जब आप थे, ये भी आ क्यों। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी कोई फ़र्क नहीं लाए, लेकिन वो सारे फ्लॉज जो आपने पैदा किए थे वो सबको इस्तेमाल करते हुए ये असॉल्ट कर रहे हैं लोगों पे, परसिक्यूशन कर रहे हैं। तो इनको आप करेक्ट कैसे करेंगे, इनको आप करेक्ट कैसे करेंगे, उसका एश्योरेंस आप लोगों को दें, लोगों को एतमाद मिले कि भाई हम आएंगे तो इनको करेक्ट करेंगे। और पब्लिक की तरफ से भी यही डिमांड होना चाहिए कि उनके अपने इंटरेस्ट के जो बेसिक इंटरेस्ट है उनका, वो नीड सर्व करे गवर्नमेंट। तो इन्हीं डिमांड्स के साथ हम मैनिफेस्टो भी देना चाहिए गवर्नमेंट अपोजिशंस को। इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? ठीक है, ये तो, और हम भी जब मैनिफेस्टो, पीपल मैनिफेस्टो तो हम बनाते ही हैं, और बहुत सारी NGOs भी इस तरह का काम करती हैं, और ख़ास तौर से यह हमारी जिम्मेदारी भी रहेगी कि अब 2024 का जब इलेक्शन है सामने, तो पॉलिटिकल पार्टीज तो जो कुछ करती हैं वो करती रहेंगी, लेकिन हम लोगों को भी लोगों को सही दिशा की तरफ ले जाना है और उनको दिखाना है कि, और उनको एजुकेट करना है कि क्या करना चाहिए। तो मैनिफेस्टो जब हम भी तैयार करेंगे या दूसरे लोगों के साथ मिलकर भी तैयार किया जाएगा, तो इन्हीं चीज़ों को हम सामने रखें जो दलीक साहब ने जिन बातों को कहा है कि, और हम ये एश्योर करने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर से वो पॉलिटिकल पार्टीज के जो ओपोजिशन में है, हम उनको भी एश्योर करेंगे कि वो अपने मैनिफेस्टोज में भी ये सारी चीज़ें शामिल करें, कि जिसको यानी बरसों से ऐसे ही टल रही हैं, नहीं हुई। जैसे कि पुलिस रिफॉर्म्स की बात है, वो आज से थोड़ी चल रही हैं, वो बरसों से चल रही हैं। जुडिशरी की जो सिस्टम जो में जितना बिगाड़ा है, अभी एक केस गुजरात का आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदमी को बेल दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी दिया। इसके बाद वहाँ के यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने रिमांड दिए, पुलिस ने रिमांड पर लिया, और ये पूरा वहाँ पर मामला चला। और आप जिसकी बात करते हैं कि ये पुलिस स्टेशन को और इसको जो यानी मॉडरेट किया जा रहा है, तो वो रिमांड के 5 दिन के पीरियड का कोई CCTV कैमरा में कुछ नहीं है। और फिर अब यानी सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा है कि वो पुलिस ऑफिसर और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सब यहाँ आए और बोरिया बिस्तर लेकर आए, हो सकता है कि हम उनको अंदर कर देंगे। नर्सों का ही केस है। तो वो इस तरह की सारी चीज़ों को यानी हाईलाइट करना पड़ेगा, लोगों तक भी लाना पड़ेगा, और मैनिफेस्टो का, पीपल्स मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाकर पार्टीज को भी इसके लिए हमको लॉबिंग करके ये सब करके करना पड़ेगा। जमात इस्लामी एक पूरी नेशनल लेवल की एक बड़ी पार्टी है, एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना एक असर रखती है, और उसमें आप नेशनल लेवल पर लीड करते हैं और इन्हीं इश्यूज़ को आप वहाँ देखते हैं। तो इस सिलसिले में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज से आपकी बातचीत हुई, कुछ मिला जुला बनाने की कुछ कोशिश हुई? देखिए, हम लोग जो मैनिफेस्टो बनाते हैं और जो तमाम चीज़ें पब्लिक के बिहाफ में देते हैं, वो सारी हम प्रेस के थ्रू ब्रीफिंग करते हैं। प्रेस के थ्रू वो पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंचती हैं। जब कभी लोगों से मुलाकात होती हैं तो हम मैनिफेस्टो कॉपी भी देते हैं उन लोगों को, ताकि वो लोग इन बातों को इंक्लूड करें। तो अक्रॉस सारी पॉलिटिकल पार्टीज से हमारी कोशिश ये होती है कि वो अपने मैनिफेस्टो में वो चीज़ें जो हम पब्लिक की तरफ से डिमांड उठा रहे हैं, वो उसको अपने मैनिफेस्टो के अंदर मेंशन करे और फिर उसको इंश्योर करे। अगर उनकी गवर्नमेंट बन जाती है तो उसको इंश्योर भी करे। सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि हम कुछ डिमांड्स उठा दें और आपसे तवक्को करें, बल्कि हम आपके आ जाने के बाद आपको कंपल भी करेंगे
जी। अगर अपोजिशन, आज का जो अपोजिशन है वो अगर गवर्नेंस में भी आ जाता है तो हम स्ट्रगल के जरिए से कंपल करेंगे। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और पब्लिक के बिहाफ हम जो डिमांड हो सकते हैं, ग्राउंड पे जो पब्लिक के यानी नीड्स हैं, उन नीड्स को उठाना और उठाकर जो है उसे प्रॉपर डोमेन्स तक पहुंचाना, थ्रू मीडिया पहुंचाना, थ्रू इंडिविजुअल मीटिंग्स पहुंचाना, ये सब एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। और इसमें यानी मरकज़ जमात भी इन्वॉल्व है, सारे स्टेट्स मुल्क के अंदर अपने अपने सतह पे करते हैं। नीचे की लेवल पर, ग्रास रूट पर जो लोकल जमात के चैप्टर्स है वो लोकल MLA से मुलाकातें करते हैं, लोकल कॉरपोरेटर्स से मुलाकात करते हैं, पंचायतों में वो मुलाकातें करते हैं, सबके पास जाकर पेश करते हैं, अपनी बातों को पेश करते रहते हैं। एक लास्ट इशू पर अगर हम बात करें कि हम इलेक्शन के वक्त में ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और छोटी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी जीतने के लिए जिस वक्त में इलेक्शन का माहौल बनता है और उस वक्त के 2-4 महीने मिलते हैं, उस वक्त तक तो बहुत एक्टिविज़म नज़र आता है। लेकिन बाकी बचे हुए 5 साल में बूथ लेवल पर जाकर इन सारे इश्यूज़ को लेकर आना और उन सारी चीज़ों को जो हम इलेक्शन के दौरान मैनेज करते हैं, ये नज़र नहीं आता। जैसे मिसाल के तौर पर अभी पहले भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात की कोशिश करी नॉर्थ इंडिया में कि वोट नहीं बिखरे, लोगों के वोट रजिस्ट्रेशन हो और जो लोग इधर से इधर हो गए वो वोटर लिस्ट में करेक्शन उनके रहें। अब ये चीज़ क्यों उसी वक्त ही लोग सोचते हैं? बूथ लेवल पर सही मानों में लोग अवेयर होकर अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें वोट देने के लिए। तो इस सिलसिले में आपको नहीं लगता कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस सिलसिले में 5 साल काम नहीं करती, और नतीजा ये होता है कि वो 5 साल कमज़ोर रहती हैं, फिर वो आती हैं इलेक्शन में, और इलेक्शन में आने के बाद में वो छोटे मोटे कोई 150, कोई 200, कोई 1000, कोई 1200, कोई 1300 वोट लेके और अल्टीमेटली नुकसान करती हैं। तो इस 5 साल के गैप के सिलसिले में कुछ काम होना चाहिए, मैं समझता हूँ ऐसा। आप क्या समझते हैं इस सिलसिले में? देखिए, इसमें दो बातें मुख्तलिफ है। एक वो जो आपने बताया कि इलेक्टोरल लिटरेसी के सिलसिले में, वोटर रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में, वोटर टर्नआउट के सिलसिले में, या वोटर को एजुकेट करना है, उसे मोबिलाइज़ करना, ये सारा काम जो है स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट को करना चाहिए। और ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वोटर को एजुकेट करे। इलेक्शन को सिर्फ करवा देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे लगता है इलेक्शन कमीशन सिर्फ इलेक्शन कराता है। एनरोल करना, लोगों को मोबिलाइज करना, फैसिलिटेट करना। कोई बीमार है, बुजुर्ग है, वो अगर नहीं पहुंचता है तो उसको कैसे इंश्योर करेंगे, कोई फार डिस्टेंस रहता है तो उसको कैसे इंश्योर करेंगे कि वो वोट डाले। ये सारी जिम्मेदारियां उनकी जिम्मेदारियां हैं। उसके बावजूद हम समझते हैं कि बीइंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ये अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो काम जो गवर्नमेंट मिस आउट कर रही है, जिन चीज़ों पे फोकस कम हो रहा है या इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसके जिस ज़ोर से काम होना चाहिए उससे नहीं हो रहा है, तो हम उसमें अपनी कोशिशों को इन्वॉल्व करते हुए वो करेंगे। क्योंकि वो हमारा भी इस मुल्क की डेमोक्रेसी को, इसको बरकरार रखना, इसे बेटर परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ाना, ये हम अपनी भी जिम्मेदारी समझते हैं एज एन इंडिविजुअल। ये हम लोग करते हैं, पूरे मुल्क में हम लोगों को अवेयर करते हैं। जमात इस्लामी की जहाँ तक बात है, जमात इस्लामी का सिंगल पॉइंट एजेंडा इलेक्शन नहीं है, या सिंगल पॉइंट एजेंडा किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिताना या कुछ इलेक्शन में जीत जाना, है सिंगल पॉइंट एजेंडा नहीं है। ये बहुत मल्टीफेशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कई डायमेंशंस पे काम करती है। उसमें से एक एस्पेक्ट ये भी है कि वो इलेक्शंस में चीज़ों को इन ऑर्डर रखने के लिए या इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए अपने वोट के ज़रिए से वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो यहाँ के सेकुलर फैब्रिक को बरकरार रखने, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को बरकरार रखने की कोशिश कर रही हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। इसमें हम बहैसियत सिटीज़न हम इन्वॉल्व होते हैं। तो ये काम जमात के लिए तभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाएगा जब इलेक्शन का माहौल आएगा, डेमोक्रेसी पे बात होगी, इलेक्शन का सिनेरियो मुल्क में बिल्टअप होगा। इसके साथ बहुत से सोशल वेलफेयर के काम, इंस्टीट्यूशंस चलाने के काम, रिलीफ के काम, पब्लिक के अंदर एजुकेशन के काम, कई सारे काम हैं जमात के जो 24/7 थ्रू आउट द ईयर चलते रहते हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात आपने कही, ये एक एस्पेक्ट है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ वो जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ है लेकिन वाज़े आइडियोलॉजी के साथ सामने आ रही है, वाज़े अपने मकासद के साथ और अपनी कमिटमेंट के साथ सामने आ रही है। तो ये जहाँ पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है, वहाँ पे आवाम की भी जिम्मेदारी है कि उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मौका दे। और जो पॉलिटिकल मोनोपोली यहाँ इस मुल्क में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, वो तो टू पार्टी सिस्टम की तरफ ले जाने वाली है।
तो वो 2 पार्टी सिस्टम के बजाय मल्टी पार्टी सिस्टम की डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ज़्यादा फंक्शनल होती, ज़्यादा अकाउंटेबल होती, पब्लिक के तहत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती। तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को आना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे मौके भी आते हैं जहाँ पे कुछ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को या छोटे पार्टीज़ को यानी प्रॉक्सी के अंदाज में बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करती हैं। तो उससे भी होशियार रहना चाहिए कि प्रॉक्सी पार्टीज़ के तरफ वोट जाकर आपका वोट ज़ाया ना हो जाए। ये सब आवाम जो ग्रास रूट पे लोग वोटर रहता है उसको ये सब चीज़ें क्लियर समझ में आती कि उसके थान यानी कॉन्स्टिट्यूंसी में चल क्या रहा है, उसके बूथ पे चल क्या रहा है, वहाँ जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है चल क्या रहा है। अगर वो उसको वोट नहीं डालेंगे तो दूसरी बार वो कंटेस्ट नहीं करेगा। तो प्रॉक्सी से बाखबर रहना, लेकिन सिंसियर छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आगे बढ़ाना, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम इस मुल्क के लिए ज़्यादा मुफीद है। इसमें एक लिटरेसी का पॉइंट आपने लिया था कि जो आवाम में लिटरेसी है, और ख़ास करके इलेक्शन को लेकर और या पॉलिटिक्स को लेकर जो लिटरेसी है वो एक बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करती है। और यही लिटरेसी नहीं होने की वजह से लोग, अब हम खुद भी देख रहे हैं कि वो मंदिर के मुद्दे को इस कदर अहमियत दे दी कि लोग ये कह रहे हैं, या तो कह रहे हैं या कुछ ही लोग कह रहे हैं, और उसको इतना पेश किया जा रहा है कि साहब रोज़गार हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ मंदिर चाहिए, हमें तो सिर्फ मोदी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ सोशल मीडिया पर लाई भी जा रही है। खुद मैं समझता हूँ कि कम से कम थोड़ी सी शायद ये जान करके लाई जा रही है, इसको बताया भी जा रहा है। ऐसा लगे कि भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐसी चीज़ हो गई जिस पर नेशन पूरा का पूरा ये चाहता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन यहाँ पर इस लिटरेसी को बढ़ाने में या सही रुख पर इसको लिटरेट करने में सोशल मीडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम अपना एफर्ट कर रहे हैं, सभी लोग अपना अपना एफर्ट कर रहे हैं अपने अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी। आप क्या समझते हैं कि मतलब अभी सोशल मीडिया के इस्तेमाल में हम नैरेटिव बिल्डिंग में शायद अभी हम बहुत पुख्ता अपना रोल अदा नहीं कर पाए? लगता है आपको ऐसा? देखिए, एक तो टूल है, टूल की यूटिलिटी क्या हो, वो कहाँ तक पहुँच रहा है उस टूल के ज़रिए से आपकी इन्फॉर्मेशन, एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट नैरेटिव है, आपका खुद का नैरेटिव क्या है। तो जो नैरेटिव ये लोग लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको ठहरकर प्रधानमंत्री भी यानी लाल किले से ये बात कह देते हैं कि 1000 साल की गुलामी से आप आज़ाद हो रहे हैं और 1000 साल के लिबरेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक बहुत सब्टिल अंदाज से मैसेजिंग करती है, नीचे लोगों में मैसेजिंग करती है कि यानी ऐसा भारत था जिसमें आप गुलाम थे, उससे निकल कर आप लिबरेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे मौके पर आप काउंटर नैरेटिव क्या लेकर आते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के पास हो, या यहाँ के बसने वाले इंसानों के पास हो, उनके पास नैरेटिव क्या है? तो वो नैरेटिव यहाँ की ट्रूथ है। रियलिटी इज़ द बेस्ट नैरेटिव, रियलिटी इज़ द बेस्ट परसेप्शन। तो यहाँ की ट्रूथ ये है कि यहाँ पे हज़ारों साल से लोग आपस में मिलजुल कर रहे। यहाँ पे सोशल फैब्रिक इतना स्ट्रांग है आज भी कि आज भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत कम मार्जिन के साथ जीत और हार तय हो रही है, बहुत स्लाइट मार्जिन के साथ, 1-2% के अंदर जीत और हार तय हो जा रही है। यानी 200-400-500 वोट के अंदर कई कॉन्स्टिट्यूंसीज रहते हैं जहाँ पे जीत और हार तय हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि बाय एंड लार्ज नेशन जो है, इस मुल्क का जो सिटीज़न है, वो जो पोलराइजेशनल आइडियोलॉजी है, जो नैरेटिव है, उसको बाई करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। आप कितना ही बड़ा मुद्दा लेकर आ जाइए, मस्जिद जाइए, आप प्रे करिए, आप नमाज ऑफर करिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मंदिर जाइए, आप प्रार्थना करिए अपनी, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जब इन चीज़ों को पॉलिटिसाइज करते हैं, पॉलिटिसाइज करके इसके ज़रिए से वेस्टेड इंटरेस्ट हासिल करते हैं और लोगों के ऊपर आक्रमण करते हैं इसके ज़रिए से, तो जब ये सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, वो कोई भी इशू हो, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन उस प्रॉब्लम को अपोजिशन भी किस नैरेटिव से आकर, इसीलिए मैंने जो बात पहले कही है आपको कि आप हार्ड हिंदुत्व का जवाब सॉफ्ट हिंदुत्व से नहीं दे सकते। आपके पास अगर हिंदुत्व का एजेंडा है तो आप क्लियरली डिस्क्राइब करिए कि क्या है आपके पास एजेंडा, व्हाट डू यू मीन बाई योर एजेंडा ऑफ हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, व्हाट यू वांट टू मेक, जो बनाना चाह रहे हैं। आपके पास अगर सेक्युलर स्टेट का एजेंडा है तो आप क्लियर बोलिए, सेक्युलर स्टेट मतलब आप क्या चाह रहे हैं। वहाँ पे नपीतुली ज़बान में मत बोलिए। किसी असल जो कल्प्रिट है उसको मुतमईन करने के लिए आप दूसरे विक्टिम को भी कल्प्रिट मत बना दीजिए। तो ये जो बिटवीन द लाइंस खेलने की कोशिश है, इससे कभी भी आप प्रॉपर नैरेटिव इस मुल्क के इंसानों को नहीं दे सकते। तो यहाँ पे टूल्स का इस्तेमाल तो होना चाहिए। वो नेशनल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हो, आप कैसे इश्यूज़ को आर्टिकुलेट करते,
आप सोशल मीडिया के ऊपर हो कैसे आर्टिकुलेट करते, आपकी स्पीचेस तकारीर हो उसमें कैसे आर्टिकुलेट करते, ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। आपका बेसिक परसेप्शन इस स्टेट को लेकर है क्या, इस मुल्क को लेकर क्या है। इस मुल्क के अंदर अगर आप वही चाल चलेंगे, वही यानी गेम खेलेंगे जो गेम में आपको ट्रैप किया जा रहा है, तो फिर कभी भी आप अपना नैरेटिव बिल्टअप नहीं कर पाएंगे। तो स्कोप आज भी मौजूद है, लोग उठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, नैरेटिव पर डिस्कशन हो रहे हैं, बड़े वाइड स्प्रेड सोशल मीडिया पर हो या कई चीज़ें हो, बिटवीन द लाइंस चीज़ें डिस्कस होती है, लोग समझ रहे हैं। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन टाइम। यहाँ एक बात ज़रा सी थोड़ी महसूस होती है कांग्रेस की तरफ से कि उसके अपोजिशन में जो एक पार्टी है वो एक आइडियोलॉजी को बिलोंग करती है, और उसने एक आइडियोलॉजी का नैरेटिव ही नहीं बनाया बल्कि उसके साथ साथ पूरा स्ट्रक्चर बना के निचले लेवल तक, और उसमें टूल्स का जो आप बता रहे हैं वो यूज़ करते हुए मेंटल जो कैप्चरिंग का काम है या माइंड बनाने का काम, पूरा माइंड सेट का काम पूरा का पूरा उसने किया। इसके मुकाबले में कांग्रेस नॉन आइडियोलॉजिकल नज़र आती है, उसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है देखा जाए तो, कि उसका आइडियोलॉजी नहीं है। अगर आइडियोलॉजी है तो फिर उसके बाद उस आइडियोलॉजी के सेकुलर स्टेट क्या होगा और उसकी वैल्यूज़ कौन सी होंगी, उस बुनियाद पर हमें पूरा सेकुलर सिस्टम चाहते हैं यहाँ वो दिखाएं। तो हमें नहीं लगता कि ऐसा उनके पास में वैल्यू बेस्ड जो है वो एक पूरा नज़रिया है। नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये समझना पड़ेगा कि जो आइडियोलॉजी प्रेजेंट गवर्नमेंट पेश कर रही है वो आइडियोलॉजी की बुनियादें क्या है, वो कैसे इवॉल्व हुई है। उसकी बड़ा पहलू उसका जो है वो फॉल्सिफिकेशन पे है। यानी एक बड़ा चीज़ जो झूठ के आधार पर, आप पोलराइजेशन के आधार पर, नफ़रत के आधार पर, फियर के आधार पर लोगों से आप वोट इसलिए मांग रहे हैं कि आप उनको फियर में डाल रहे हैं और उनको एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम उस फियर से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो एक इरेशनल फियर के आधार पर एक आइडियोलॉजी बन गई है। ये आइडियोलॉजी बहुत मजबूत नहीं है, गो के वक्ती तौर पे, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो वो है जिनकी आइडियोलॉजी तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, जिनकी आइडियोलॉजी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के सारे टेनेंट्स है जो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी और लिबर्टी, जस्टिस एंड ऑल जो टेनेंट्स है प्रीएम्बल में डिस्क्राइब होते हैं, इसके फॉर्मेटिव स्टेज की जो पॉलिटिकल पार्टी है, बल्कि द वेरी फॉर्मेशन में जो प्रोसेस का हिस्सा बन के रही है वो कांग्रेस पार्टी है। उसको अगर वो प्रॉपरली असर्ट कर ले, वही गो के पॉलिटिकली वक्ती तौर पे आपको थोड़ा नुकसान बज़ाहिर नजर आएगा असर्टिवनेस में, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट है जी। आप उन्हीं फाउंडेशन को असर्ट करना पड़ेगा जिन फाउंडेशंस पे महात्मा गांधी ने इस मुल्क को जोड़ा, यानी इस मुल्क के अलग अलग कम्युनिटीज़ को जोड़ा था। उन्होंने यानी कम्युनिस्टों को भी जोड़ा था, मुसलमानों को भी जोड़ा था, उन्होंने इस मुल्क के दूसरे कम्युनिटीज़ को भी जोड़ा था। सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बावजूद उनको जोड़कर एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है इस मुल्क के स्टेट का जो है ड्रीम, वही ड्रीम की बुनियाद पे इस आइडियोलॉजी का मुकाबला किया जा सकता है। इनके हार्ड हिंदुत्व के मुकाबले में आप सॉफ्ट हिंदुत्व लेके कभी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये बात अपोजिशन को भी समझना पड़ेगा। पॉलिटिकली जो लोग फाइट कर रहे हैं ख़ास तौर से आइडियोलॉजिकली क्लियर रहे, क्योंकि आपको टाइमली गेन जल्दी नज़र नहीं आएगा। पॉलिटिकली आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में गेन थोड़ा टाइम लगेगा, डिले पीरियड थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन इफ़ यू आर क्लियर विथ योर आइडियोलॉजी एंड इंटैक्ट विथ योर ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंटैक्ट है, आइडियोलॉजिकली क्लियर है, तो लॉन्ग टर्म में आप गेन करने वाले। लेकिन आपकी ये बात सही है कि अब कांग्रेस भी तकरीबन अपनी आइडियोलॉजी को भुला चुकी है। हाँ, लगता नहीं कि मतलब है कि एक आइडियोलॉजी नया जो उनका वो है कैडर, उनके सामने तो तकरीबन यानी ये सारी चीजें, वो ऐसा लगता है कि बस सिर्फ कांग्रेस में सत्ता हासिल करना मकसद रह गया, आइडियोलॉजी कोई नहीं है। जिस बेस पर यानी कांग्रेस कायम हुई और इसके बाद आज़ादी के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने शुरू में अपना काम किया, उस वक्त जो वो आइडियोलॉजिकल ही एक पार्टी थी, लेकिन अब तकरीबन उनके यहाँ से भी ये सारी चीजें, उसी का क्राइसिस है, इसी का क्राइसिस है। हाँ, ये क्राइसिस है, और इसी ने मौका दिया दूसरे लोगों को। नहीं तो अगर वो अपनी आइडियोलॉजी पर कायम रहकर और इसके मुताबिक ही उन्होंने अपना भी जितने साल उनके पास थे उन सालों में उन्होंने काम किया होता तो ये क्राइसिस नहीं पैदा होता। सही बात है। जी जी, सही बात है। तो बड़ा अच्छा डिस्कशन हमारा ये है, और ये चूँकि एक आइडियोलॉजिकल डिस्कशन है और इस स्टूडियो में इस तरह के डिस्कशंस तो अभी इलेक्शन आएगा तो और होते रहेंगे, ये उस चीज़ की शुरुआत है। हम समझते हैं कि बहुत अच्छे आइडियाज़ आपने फ्लॉट किए हैं और इससे थोड़ा सा हमारी आवाम को भी सोचने का मौका भी मिलेगा, पॉलिसी मेकर्स को भी थोड़ा सा इस पर सोचने का मौका मिलेगा। तो हम तो ये चाहेंगे हमारे ऑडियंस से
कि आज के इन गुफ्तगू में हमारे पास 2 एक्सपर्ट यहाँ नेशनल लेवल से मौजूद हैं, तो उनके जो भी व्यूज़ यहाँ हैं और जो डिस्कशन के पॉइंट्स रहे हैं उस पर आप अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए, उसमें हमारे साथ शेयर कीजिए, उसमें हमारे साथ इन्वॉल्व कीजिए। और ज़रूरी नहीं कि हम इन्हीं चीज़ों पर जो बात की गई है यहाँ पे उनसे आप इत्तेफाक रखते हों। जिन चीज़ों पर आप बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसको आप इसमें इंक्लूड करें। तो हम सोचते हैं कि इस मुल्क के लिए हम कुछ बेटर अच्छी चीज़ निकाल के ला सकेंगे और इस इलेक्शन के ज़रिए से हम जो 2024 में होने जा रहा है, अच्छी एक आइडियोलॉजिकल और अच्छी फ़िज़ा की चीज़ें हम दे सकेंगे और ऐसी गवर्नमेंट बना सकेंगे जो इस मुल्क के लिए, मुल्क के लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को बाकी रखने के लिए, आवाम के लिए और यहाँ की तरक्की के लिए मुफीद साबित होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप हज़रात का भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दिल्ली से यहाँ पर तशरीफ़ लाए इसके लिए और अपने आइडिया शेयर किए। शुक्रिया।